नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोम पॉडकास्ट के इस एपिसोड में, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं बायोम से पढ़कर सफल हुए स्टूडेंट की कहानी। आज हमारे साथ नीट 2025 में सफलता प्राप्त किए हुए एक स्टूडेंट बैठी हैं जिनका नाम मारिया है और इन्होंने दिल्ली के अंदर जो सब देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में से एक लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, वहां पर इनको दाखिला मिला है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको देश के प्रतिष्ठित कॉलेज में से एक कॉलेज मिला है। तो सबसे पहले आप ये बताइए वो क्षण कैसा था जब आपको पता चला कि आपका एडमिशन जो है दिल्ली के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज लेडी हार्डिंग में हुआ है? सर उस समय तो बिल्कुल ऐसा लगा कि 3 साल की सारी डेडिकेशन, मेहनत, जितना मैंने रोया था, जितना मुझे लगा था कि मैं नहीं कर सकती हूँ, सब आँख के सामने था कि नहीं मैंने कुछ कर दिखाया है। मतलब पूरा फ्लैशबैक पीछे से सब जी, आ गया। पूरा फ्लैशबैक। नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया। और आप ये बताइए कि आप जो स्टार्ट किए और आज आपका एडमिशन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में हो गया, तो यहाँ से स्टार्टिंग से लेके कॉलेज पहुंचने तक का जर्नी कैसा रहा? सर ये तो बहुत हार्ड वर्किंग, मतलब सर बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा बिल्कुल हर्डल्स थे, बिल्कुल हर पॉइंट पे लग रहा था कि गिव अप कर देते हैं। बिल्कुल मेरे जैसे 3 ड्रॉप थे तो हर टाइम लगा कि अब छोड़ देते हैं, नहीं होगा, नहीं होगा। पर भरोसा कि करना है, कि कुछ करना है। अच्छा, तो जैसे आप ये बताइए कि बायोम में आप कब जुड़े थे? जैसे ये तो नीट 2025 में आपने सफलता पाया है, बायोम में आप कब जुड़े थे? मैंने 2 साल तैयारी की बायो में। ठीक है, तो बायोम से आपको किस तरह का सपोर्ट मिलता था? बायोम के टीचर्स का या बायोम के डायरेक्टर सर का या बायोम के मैनेजमेंट का क्या सपोर्ट रहा आपके साथ? है कि सबसे अच्छी बात ये थी, जैसे आप जैसे बड़े कोई भी इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं तो वहाँ पे जो टॉपर बच्चे होते हैं सिर्फ उन पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, तो यहाँ पे एवरेज बच्चों का भी बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया। बिल्कुल हर एक बच्चे आके बोलते थे, सारे प्रॉब्लम बताया जाता था, तो हर सब पे ध्यान दिया जाता है। ये चीज़ बहुत अच्छी थी बायोम की। बायोम के प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं। लास्ट में इनके 40 डेज के रैंकर रेसेस बैच होते हैं। ये सबसे अच्छी पॉइंट थी कि वहाँ पे आपको बैठा कर बिल्कुल पर्टिकुलरली एक एक बच्चा को गाइड करते हैं। उसके बाद आप हर दिन टेस्ट देते हो, फिर हर दिन टेस्ट पे आपका सारा जो भी नेगेटिव हुआ है, फिजिक्स पे इतने नेगेटिव है, केमिस्ट्री पे इतने नेगेटिव है, वो सब जाके वो कंक्लूजन निकालते हैं कि आपको नेगेटिव कम करना है, आपको यहाँ पे अटेम्प्ट ज्यादा करना है, आपको बिल्कुल हर पॉइंट पे गाइड करते हैं। तो ये लास्ट 40 डेज बहुत अच्छे थे। मतलब इसे हमको लगता है कि मेरा सबसे अच्छा पॉइंट अगर हम नीट निकाल पाए हैं तो ये लास्ट 40 डेज की वजह से है। बिल्कुल। तो मारिया, जैसे आप जुड़ी थी बायो में, तो आप जी। नॉर्मल बैच में जुड़े थे? जी। तो रैंकर रेसर रनर बैच में बच्चे पहुंचते कैसे हैं? मतलब क्या प्रक्रिया होता है या वहां के लिए कंपटीशन क्या होता है? आप ऐसे यूजुअली तो आपको जब आप टेस्ट देते हो तो आपको एवरेज एक मार्क्स लाना होता है, जस्ट लाइक 500 से ऊपर। आपको उतना ज्यादा भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप टॉपर है तभी आप रैंकर रेसर रनर में जाए। आपका नॉर्मल मार्क्स भी है आपका, तभी आप जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी सारी बातें आपने बताई। एक मतलब दो तीन पॉइंट बताइए, की पॉइंट जो बायोम से आपको मिला। जैसे मान लीजिए कि आप अगर सिर्फ 3 वर्ड में आप डिसाइड कर पाए और बता पाए कि बायोम ने आपको क्या दिया, तो क्या रहेगा वो? सर मोटिवेशन। सर ये कि every average student can do something, and थिंक यू आर अ डॉक्टर, yeah. है ना? बहुत अच्छा। जिस समय आपको ये पता चला कि मेरा एडमिशन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली में हुआ है, वो पल कैसा था? आप क्या कर रहे थे? कैसे इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हुआ, ये आप जरा बताएं। तो जब पता चला था तब तो बिल्कुल रोना ही आ गया था कि बिल्कुल 3 साल की मेहनत बिल्कुल आँख के सामने थी। बिल्कुल लग रहा था कि नहीं, इतना डेडिकेशन और इतना हार्ड वर्क जो हमने किया है, 3 साल तक इतना रो धो कर जो बिल्कुल मैं आई हूँ यहाँ पे खड़ी हूँ कि सब चीज वर्थ इट है। मतलब कुछ भी खाली नहीं जाता। तो एक बात बताइए, अगर हम बात ये करें आपसे कि जो बच्चे अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2 ड्रॉप हो गया है उनका, थर्ड में ये जा रहे हैं, थर्ड टाइम वो अपीयर करेंगे, तो वो क्या अपने अंदर रखें, क्या चीज को फॉलो करें कि उनका सिलेक्शन नीट 2027 यूजी में हो जाए, नीट 2026 में उनका सिलेक्शन हो जाए? सर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तो है कि डिसिप्लिन, मोटिवेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन। आपको अगर थर्ड ड्रॉप है तो आपको अपने आप को हर दिन उठा के बोलना पड़ेगा कि हमको करना है।
ये चीज बहुत जरूरी है। और फिर आप कम से कम जो आपको नहीं भी करने वाले ना, तब भी बिल्कुल आपको बेसिक चीजें करनी होती है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड ड्रॉप पे कोई नहीं आपको समझाने आएगा कि ये सबको उम्मीद छोड़ चुका होता है। बस आप ही के अपने आप पे उम्मीद रख के आप अपने आप को बता सकते कि नहीं हम कर सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है जो फ्रेश बच्चे हैं जो जी। 12th के साथ निकाल लेते हैं जी। और जो बच्चे 2 से 3 ड्रॉप लेते हैं, तो उनके साथ एक नेगेटिव चीज ये भी आता है कि हमको तो ये पता ही है, मुझे तो ये आता ही है। उस चीज को आप ओवरकम कैसे करते थे? ये चीज तो है कि जो 12th से तुरंत देते हैं उनकी नेगेटिव बहुत कम होती है, क्योंकि उन्हें जो आता है उनको आता है, जो नहीं आता वो नहीं आता है। लेकिन जो 2 ड्रॉप है तो उन्हें ऑलमोस्ट सब चीज आती है, तो वो लोग सोचते हैं कि इसको भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, इसको भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ये चीज मैंने सबसे ज्यादा ओवरकम की एनालिसिस करके क्वेश्चन पेपर की। बिल्कुल मैं एनालिसिस बिल्कुल 1 हफ्ता तक अच्छे से करती थी। एनालिसिस की एक क्वेश्चन में मैं जाके देखती थी कि अगर मैंने ये नेगेटिव किया है तो नेगेटिव क्यों किया है, मतलब मैंने क्या गलत सोच लिया इसमें, और अगर कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है तो मैंने क्यों छोड़ा, क्या सोचना चाहिए था जो मैं इसे अच्छे से कर, मतलब है कि आपको एनालिसिस बहुत जरूरी है पेपर का। इस बार जैसे बहुत सारे बच्चे नर्वस हो गए, जी। फिजिक्स का पेपर देखते ही पैनिक हो गए, रोते हुए कैंडिडेट निकले, आपने उस मोमेंट को कैसे हैंडल किया था? अब देखिए, मेरी एक डिसएडवांटेज था ये चीज कि मैं पहले बायो करती थी, फिर फिजिक्स करती थी, फिर केमिस्ट्री करती थी। और इस बार का पेपर ऐसे ही था कि जब मैंने बायो किया तो थोड़ा सा टाइम तो लगे, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी था। अब जब मैं फिजिक्स में आई तो बिल्कुल ब्लैंक हो गई। लेकिन वही होता है कि अगर मैंने 3 ड्रॉप लिया है तो मैंने अपने आप को समझाया कि यहाँ तो नहीं ना हार मान सकते हैं, ऐसे कैसे। तो मैंने समझाया कि कोई बात नहीं, फिजिक्स नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, क्या पता केमिस्ट्री इतना अच्छा हो जाए कि फिजिक्स को ओवरकम करे। आपको उस पॉइंट पे अपने आप को समझाना पड़ता है, आपको हर एक स्टेप पे अपने आप को समझाना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, मैंने 2-3 क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया, जो बना मैंने पलट के फिर केमिस्ट्री पे आ गई। केमिस्ट्री में बिल्कुल ध्यान से बनाया कि ये सोचिए ठीक है आपने केमिस्ट्री बेस्ट देनी है। फिर केमिस्ट्री बना के जब वापस फिजिक्स में आई तो बिल्कुल अपने आप को, बिल्कुल बहुत कम टाइम बचा था, बिल्कुल अपने आप को समझाने के लिए एक क्वेश्चन बनाने थे। क्या पता एक क्वेश्चन में 4 मार्क्स मिल जाए, और वही 4 मार्क्स हमको एक मेडिकल कॉलेज, बस एक मेडिकल कॉलेज का सीट चाहिए मुझे। बस वही डेडिकेशन था कि अब इतना दूर आ गए हैं, अब एक एग्जाम में बैठ के हम रो के अपना वो तो नहीं ना खराब कर सकते हैं, कुछ तो करें ना हम कि हम कर सके। अच्छा, तो आपका डीयू कोटा था ना, जी। इस वजह से वो आपको मिला है। जी। तो आप ये बताइए कि जैसे आप के मन में अब कुछ हम रैपिड फायर क्वेश्चंस करेंगे जी। आपसे, जिसका आंसर आप एक लाइन में दे सकते हैं, एक वर्ड में दे सकते हैं, वो आप टाइम ले सकते हो। आपको डॉक्टर बनना था, जी। तो डॉक्टर बनने का सपना आपके अंदर कहाँ से आया? सर, द फीलिंग व्हेन यू सेव लाइव्स, ये फीलिंग मैंने सिर्फ टीवी में देखा है और ड्रामास में देखा है, पर वो फीलिंग चाहिए थी सर, एक बार बिल्कुल वो फीलिंग चाहिए थी, कैसा लगता है। तो ये मोटिवेशन मतलब एक्चुअली कोई घर से पढ़ने वाले थे जो डॉक्टर बन के तैयार थे, या मतलब आपके अंदर नहीं होता है कोई घटना ऐसा होता है जो लगता है कि नहीं यार ये कभी हमारे परिवार में नहीं हो, या मैं किसी के साथ नहीं होने देना चाहती हूँ, मतलब ऐसा कभी कोई की पॉइंट ऐसा तो नहीं रहा था ना, मतलब कि इस वजह से आपने तैयारी शुरू कर दी और डॉक्टर बनना है मुझे ये देखना था? ऐसा तो नहीं था। जैसा कि आपने बताया कि आपका थर्ड अटेम्प्ट था, थर्ड अटेम्प्ट में सिलेबस कवर करने का क्या स्ट्रेटेजी था? की पॉइंट्स बनाते थे, अंडरलाइन करते थे, उसको रंगीन करते थे, क्या करते थे आप? सर, मेन पॉइंट तो ये था कि मेरा जैसे फॉर्मूला कॉपी, फिजिक्स के और फिजिकल केमिस्ट्री की फॉर्मूला कॉपी बिल्कुल ऐसी थी कि वो बिल्कुल टिप पे होनी चाहिए। मैं अगर बैठ के खाना भी खा रही हूँ तो खाना खाने के साथ भी मुझे उसे पलट के देखना है, ताकि मैं एंडिंग में ऐसा नहीं हो ये चैप्टर मेरे दिमाग से निकल गया, इसका रिवीजन नहीं हुआ, कि कम से कम मैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन गलत नहीं करूँ, ये था। और फिर बायो का तो मेनली मैंने इतने सारे टेस्ट हुए थे बायोम्स में बिल्कुल, कि मुझे अलग से उसके मॉड्यूल से क्वेश्चन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिल्कुल रोज लास्ट में तो रैंक रेसर बैच में पूरी 40 डेज के लिए हुआ था, तो बिल्कुल हर चीज कवर हो गई थी क्वेश्चंस उसके। और फिर देखिए, एक बात यहाँ से ये समझ में आया इनके आंसर से कि अगर आप बायोम का टेस्ट लगातार देते हैं, ठीक है ना, तो इससे भी आपको काफ़ी फायदा मिलता है, ठीक है। इस बात को भी आप अंडरलाइन करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा सेट किया जाता है कि आपको खुश नहीं किया जाएगा, जो एक्चुअल एग्जाम में आप फेस करोगे वैसा क्वेश्चन तैयार किया जाता है, ठीक है। सब बच्चे लोग ऐसे करते हैं कि टेस्ट नहीं देंगे मार्क्स कम आ रहा है, पर मैं जब टेस्ट देने जाती थी ये नहीं सोचती थी कि मुझे मार्क्स कम आ रहा है, मैं ये सोचती थी कि वही 3 घंटा मैं घर में बैठ कर कुछ नहीं करूंगी, मैं वो 3 घंटा बैठ कर वहां जाकर पूरा मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के माइंडसेट से वहां बस टेस्ट देने जाती थी। वो उस प्रेशर के अंदर मुझे जितना आता है मैं वो कितना अटेम्प्ट कर सकती हूँ, उस माइंडसेट से मैं जाती थी। और इतने सारे जब टेस्ट हुए तो मेरे इतने सारे रिविजन हो गए बिल्कुल, कि मुझे अलग से कॉपी खोल के पढ़ना ही नहीं पड़ता था,
सिर्फ टेस्ट और उसके एनालिसिस से मेरे सारे रिवीजन और सारे पोर्शन कवर हो गए। तो जैसे आप ये बताइए कि जैसे एक तो मॉड्यूल आपको बायोम का मिला, ठीक है, टेस्ट होता था, उससे भी कुछ की पॉइंट्स आपने निकाले, तो क्या कोई रेफरेंस बुक का भी जरूरत पड़ा या एनसीईआरटी से ही हो गया आपका काम और मॉड्यूल से हो गया आपका काम, या क्या आप इसका सपोर्ट लेते थे? जैसे सर ऐसा तो नहीं, वैसे जो नोट्स बनाते थे नोट्स में ऑलमोस्ट सब चीज़ कवर हो जाता है, और फिर बाकी आप एनसीईआरटी बायो की पढ़नी है, और मॉड्यूल्स के तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें, तो ऑलमोस्ट आपके पास्ट ईयर से लेके और बाकी सारे बुक्स का भी वो कवर हो जाता है, आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं होती है। सक्सेस का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे आप, या किन किन को देना चाहेंगे आप? मैं तो अपने मम्मी पापा को ऑफ कोर्स, वो तो सबसे पहले है, अपनी बहन लोग को। बहन लोग मतलब मेरी बहन ने बिल्कुल हर पॉइंट पे कोई बात नहीं, एक बार और कर लो, कोई बात नहीं, ये जिंदगी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, जब कर लो, एक बार और कर लो। और मेरे भाईजान ने बिल्कुल पिछले साल, मतलब मेरे पापा भी अगर हार मान गए थे, मेरे भाईजान बोले 1 साल और कर लो, 1 साल, हमको पता है कि तुम कर सकती हो। उनको पता था कि हम कर सकते हैं। मोटिवेशन बहुत हेल्प करता है घर से। अगर ऐसा होता है ना कि सामने वाले को पता है कि आप कर सकते हो, तब लगता है कि हाँ हम सच में कर सकते हैं। और टीचर्स तो ऑफ कोर्स हर दिन हर टीचर्स आके हर सब्जेक्ट में जाते जाते भी मोटिवेट करके जाते थे, बिल्कुल कि बच्चों कर लोगे, बस इतना करना है। और डायरेक्टर हर, जब लास्ट 40 डेज में हमारी वो चल रही थी, डायरेक्टर सर हर 2-3 दिन पे आके हम लोग समझा के जाते थे, हर दिन देख के आते थे कि बच्चा लोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो चीज़ बहुत हेल्पफुल थी सर। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे आप एक बार में कितना देर पढ़ते थे? एक बार में जितनी क्लासेस है वो क्लासेस में जाकर सारी रिवीजन करती थी, और फिर टाइम मिला तो फिर हम क्वेश्चंस करते थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या नीट निकालना परिवार के साथ रहकर संभव है या अकेले रह के पढ़ाई करके संभव है? आप इसका आंसर कैसे देना चाहेंगे? आपने कैसे क्रैक किया? सर सबका अपना माइंडसेट होता है, किसी का ऑनलाइन बहुत अच्छे से हो जाता है, किसी का ऑनलाइन नहीं होता, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो। मेरे साथ ऐसा था कि मेरे साथ हम ऑनलाइन नहीं कर सकते थे, इसलिए हमको चाहिए था कि हमको कोई सामने आके पढ़ाए और हमको मोटिवेट करके रोज जाए, इसीलिए ये चीज़ बहुत हेल्पफुल थी बायोम की। और फिर लेकिन किसी की ऑनलाइन बहुत अच्छी होती है, और लेकिन किसी का घर में भी बैठ के बहुत अच्छा था कि मम्मी गाइडेंस कर रही है, मम्मी पापा है। तो मेरे लिए था कि नहीं, एक कोचिंग का भी है, पर मैं थोड़ा सा घर से थोड़ा अलग रह के मेरे लिए ज़्यादा सही था, क्योंकि घर में बहुत प्रेशर भी बना रहता है, बिल्कुल मम्मी हर पे देख रही है, हर टाइम पे देख रही कि ये कर रही हो बच्चा, ये नहीं कर रही हो, वो करो ये करो, आपको हमेशा बोला जाता है, टोका जाता है, और वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। ऐसे अगर आप अलग रह के पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं रहता है, आप अपने तरीके से अपने आप पढ़ सकते हैं। नीट 2025 टफ रहा है, बहुत ज़्यादा इस पे बच्चे डिमोटिवेट हुए, लेकिन उसमें भी अगर कोई अच्छा रैंक ला के बढ़िया कॉलेज, देश के प्रतिष्ठित कॉलेज में पहुंचा है, तो उनका सही में तैयारी बेहतरीन था। तो इस जो पॉडकास्ट में आपने चीज़ों को सुना, देखिए ये बिल्कुल रॉ है, क्योंकि ये बच्ची जो तैयारी की, जो इसने फील किया, वो सब आपको बताया। कुछ की पॉइंट्स हम आपको लास्ट में ब्रीफ करते हैं। इनका जो रहा, सबसे पहले कि 2 से तीसरा अटेम्प्ट ये तैयारी कर रही थी, बायोम में ये पढ़ रही थी, और बायोम के ये रैंकर, रेसर और रनर बैच के अभी बता दी कि 40 डेज आपका लास्ट में डिसाइड बायोम करता है कि आपको कैसे पढ़ना है, टेस्ट देना है, उसके एनालिसिस, और आपका पूरा आपको इतना मोटिवेट कर देगा, इतना बढ़िया से तैयार कर देगा कि एग्जाम हॉल में कुछ नया नहीं लगेगा। नंबर 2 बात यह है कि अगर आप परिवार से दूर रह के पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपने हिसाब से तैयारी करने का एक मौका मिल जाता है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि परिवार के साथ रह के नहीं पढ़ सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो रहता है कि हम अपने हिसाब से उसको लेके चलेंगे और अपने हिसाब से रूटीन सेट कर सकते हैं। तीसरी बात कि अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करें और मॉड्यूल को फॉलो करें तो आपका काफ़ी हद तक चीज़ें हो जाती हैं। साथ ही साथ जो नोट्स टीचर देते हैं आपको, उससे भी काफ़ी हेल्प मिलता है, ठीक है ना। तो अगर आप लगातार शिद्दत के साथ तैयारी करते हैं तो आपका सफलता ज़्यादा दूर नहीं है, जल्द ही आप सफल हो जाएंगे। तो मारिया को हम फिर से बधाई देना चाहेंगे, और आप जल्द से जल्द जो है बढ़िया जो भी चुनेंगे आप बढ़िया आप जाएं, कॉलेज में पढ़ें, और जब भी आप एकदम पूर्ण रूप से डॉक्टर बन जाएंगे, जो भी आप स्पेशलिटी आपको मिलेगा, और आप उसके बाद समाज को जरूर एक बढ़िया मतलब क्या हेल्थ दें, ताकि खुश होके लोग अपने जीवन में रह पाएं। क्योंकि देखो, किसी के जीवन में भी अगर डॉक्टर का हाथ लग जाता है आज के डेट में, तो उनको लगता है यार मेरा तो जीवन ही खत्म हो गया। तो ये फीलिंग कहीं ना कहीं डॉक्टर बन के आप हटा सकते हैं कि आप उसका हेल्प कर सकते हैं, है ना।
तो ये चीज़ एक नोबल प्रोफेशन है। तो सभी को हमारे ओर से ऑल द बेस्ट, मारिया की तरफ से भी ऑल द बेस्ट जो भी तैयारी कर रहे हैं। और कोई भी आपका कमेंट हो तो आप कमेंट करिएगा, ताकि हम लोग अगले पॉडकास्ट में जो सक्सेसफुल बच्चे कोई बैठेंगे तो उनसे वो प्रश्न जरूर पूछेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।